अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से याद कर लिया होगा। आज केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5B है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम को फर्दर स्टडी करेंगे। हमारे आज के टॉपिक्स हैं बोहर्स एटॉमिक थ्योरी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले है हमारे पास बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। कीपिंग इन व्यू द डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, नील बोहर प्रेजेंटेड अनदर मॉडल ऑफ एटम इन 1913। द क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लांक वाज यूज्ड एज फाउंडेशन फॉर दिस मॉडल। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स को स्टडी किया था, उन डिफेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए बोहर ने जो है वो अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया 1913 में, जिसे बोहर्स एटॉमिक थ्योरी या बोहर्स एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल की ख़ास बात ये थी कि इसमें जो है वो मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी को जो है वो बेस के तौर पर इस्तेमाल किया गया, यानी उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी थ्योरी नील बोहर ने पेश की। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। और बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग ये चीज़ जाहिर हुई कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे शेल में मौजूद हैं, जो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो हर वक्त एनर्जी को जो है वो एब्जॉर्ब और एमिट नहीं कर रहे होते। ना ही वो जज्ब हर वक्त एनर्जी को करते हैं और ना ही रिलीज करते हैं अपनी अंदर से। द एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज एज इट रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल्स बाय हिम। और जब तक वो एक शेल में या एक ऑर्बिट में मौजूद हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो फिक्स है, यानी क्वांटाइज्ड है। एक क्वांटिटी जो उनकी एनर्जी की होगी वो फिक्स होगी, और उसने उन ऑर्बिट्स को जो है वो एनर्जी लेवल्स का नाम दिया। द बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज शोन इन फिगर। आप देख सकते हैं वहाँ पे KLM आप लिखा देख सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे ऑर्बिट्स के नाम हैं या शेल्स के नाम हैं, और n=1, n=2, n=3 ये एनर्जी लेवल्स के जो हैं वो नंबर रिप्रेजेंट किए गए बोहर्स एटॉमिक मॉडल में। इसके बाद हमारे पास आते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस r अराउंड द न्यूक्लियस। और जब उसने हाइड्रोजन एटम्स को स्टडी करके ये चीज़ एक्सप्लेन की कि हाइड्रोजन एटम में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है जो कि बहुत टाइनी यानी छोटा होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है इस न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन एक ऑर्बिट में जिसका रेडियस जो है वो फिक्स है। ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स एनर्जी डेट इज क्वांटाइज्ड, और हर ऑर्बिट की जो है वो एक फिक्स एनर्जी है, यानी एक फिक्स क्वांटिटी है, क्वांटाइज किया हुआ है, क्वांटिटी उसकी बताई हुई है। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी। द एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। और जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहेगा और रिवॉल्व करता रहेगा, उसकी क्वांटिटी, उसकी एनर्जी जो है वो एक फिक्स क्वांटिटी में रहेगी, और वो हर वक्त जो है वो अपनी एनर्जी रेडिएट यानी ना इमिट करेगा, ना ही रिलीज करेगा और ना ही एब्जॉर्ब करेगा। और ये एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्प्शन तब होती है जब इलेक्ट्रॉन जो है अपना ऑर्बिट या अपना शेल जो है वो बदलता है, यानी एक शेल से दूसरे शेल में जंप करता है। When an electron jumps from lower orbit to higher orbit, it absorbs energy, and when it jumps from higher orbit to lower orbit, it radiates energy. जब इलेक्ट्रॉन छोटी यानी कम एनर्जी वाले शेल से ज़्यादा एनर्जी वाले शेल में जाएगा तो वो जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जबकि जब वो ज़्यादा एनर्जी वाले शेल से कम एनर्जी वाले शेल में आएगा तो अपनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगा। दिस चेंज इन एनर्जी डेल E इज़ गिवन बाय फॉलोइंग प्लांक्स इक्वेशन। और फिर प्लांक इक्वेशन जो है वो यूज़ की गई, जहाँ पे उन्होंने बताया कि डेल E यानी जो चेंज, हम ये ट्रायंगल का साइन यूज़ करते हैं चेंज के लिए, चेंज इन एनर्जी, E जो है वो एनर्जी का सिंबल है, चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू E2 माइनस E1 इक्वल्स टू HV। E2 जो है वो हमारे पास पहली एनर्जी थी और E1 जो हमें बाद में मिली। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों एनर्जीज को माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन एनर्जी। E2 हमारे पास वो एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन ने शेल बदलने से पहले अपने पास रखी हुई होगी, और E1 वो एनर्जी होगी जो उसने शेल बदलने के बाद उसके पास जो एनर्जी होगी। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल E यानी चेंज इन एनर्जी हासिल हो जाएगा। और फिर उसने ये बताया कि ये चेंज इन एनर्जी जो है वो H और V के इक्वल है, H V के प्रोडक्ट की है, यानी मल्टीप्लिकेशन के। वेयर H इज प्लांक्स कांस्टेंट, H जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें बताई है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। आपने इसको याद रखना है, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड V इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और V जो है वो हमारे पास लाइट की फ्रीक्वेंसी है।
फिर हमारे पास फिफ्थ पॉइंट में बताते हैं इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ अ फिक्स एंगुलर मोमेंट MVR गिवन एज। और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ ऐसे ऑर्बिट में मूव करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंट जो है वो फिक्स होता है, यानी उसका फॉर्मूला क्या होगा एंगुलर मोमेंट का, MVR इक्वल्स टू NH/2 जहाँ पे n है हमारे पास इज द क्वांटम नंबर और ऑर्बिट नंबर हैविंग वैल्यूज 1 2 3 एंड सो ऑन। और 1 2 जो n है वो हमारे पास उसकी वैल्यू हो सकती है 1 2 और 3, और ये n हमारे पास दर हकीकत एनर्जी लेवल होंगे जो अभी मैंने आपको ऊपर डायग्राम में भी बताया था। इसके बाद हमारे पास आता है क्वांटम्स की डेफिनेशन, ये डू यू नो के बॉक्स में दिया, आपने डू यू नो के बॉक्स भी करने हैं और इसके अलावा टेस्ट योर सेल्फ के बॉक्सेस भी आप लोगों ने करने हैं, ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वांटम मीन्स फिक्स एनर्जी, इट इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड और अब्जॉर्ब एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्वांटा इज प्लूरल ऑफ क्वांटम। आपकी ये जो क्वांटम है इसके लिए हम क्वांटम वर्ड निकले क्वांटिटी से, क्वांटाइज से, यानी एक फिक्स एनर्जी, यानी एक फिक्स प्रॉपर वैल्यू एनर्जी की। और ये इतनी एनर्जी है जो कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है जब वो एक शेल को चेंज करता है। ठीक हो गया। और उसने फिर यहाँ पे हमें क्वांटा इज प्लूरल ऑफ क्वांटम, और क्वांटम का जो प्लूरल है हम उसे क्वांटा कहते हैं। इन 1918 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज अवॉर्डेड टू जर्मन फिजिस्ट मैक्स प्लांक फॉर हिज वर्क ऑन द क्वांटम थ्योरी। और 1918 में नोबेल प्राइज दिया गया था जर्मन फिजिस्ट मैक्स प्लांक को, जिन्होंने क्वांटम थ्योरी पर वर्क किया था। आगे हमारे पास डिफरेंस बिटवीन थ्योरीज ऑफ रदरफोर्ड एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। इन दोनों में डिफरेंसेस आप लोग वैसे ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, यहाँ पे आप लोगों को रीड कर देते हैं। आप चाहें तो ये 5 पॉइंट्स को ही लिख लें, या आप अगर उन थ्योरीज को भी ऐसे ही लाइन लगा के दोनों साइडों पे थ्योरीज के पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना चाहें तो आप उस तरीके से भी डिफरेंस को मेंशन कर सकते हैं। ये डिफरेंस जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 5 के 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं और शॉर्ट में आप इनमें से 2 या 3 पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के लिए वो कहते हैं इट वाज बेस्ड अपॉन क्लासिकल थ्योरी, और बोहर्स एटॉमिक के लिए क्वांटम थ्योरी। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी एक क्लासिकल थ्योरी थी, सिंपली जो है वो प्रेजेंट की गई थी, लेकिन बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में क्वांटम थ्योरी को जो है वो बेस बनाया गया था। जबकि दूसरा पॉइंट बताया इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। वहाँ पे ये चीज़ का जिक्र किया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, लेकिन बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं लेकिन एक फिक्स एनर्जी के साथ, एक फिक्स एनर्जी लेवल में घूमते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट्स वाज इंट्रोड्यूस, ऑर्बिट्स हैड एंगुलर मोमेंटम। और फिर रदरफोर्ड में तो ऑर्बिट का जिक्र ही नहीं किया गया था, और ये चीज़ बताई गई थी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते घूमते न्यूक्लियस में फॉल हो जाता है, जो हमने डिफेक्ट में भी स्टडी किया था। लेकिन यहाँ पे बोहर्स में आइडिया ऑफ ऑर्बिट वाज यूज, ऑर्बिट का आइडिया यूज़ किया गया और बताया गया कि एक फिक्स एंगुलर मोमेंट है, एक फिक्स एनर्जी है, एक एनर्जी लेवल जो है वो क्वांटाइज्ड हमारे पास दिया गया है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट है एटम शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और अगर हम उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाना चाहें लाइट स्पेक्ट्रम, तो हमारे पास वो लाइट स्पेक्ट्रम बनता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, यानी सीधा बिल्कुल हमारे पास जो है वो ग्राफ बनेगा। लेकिन यहाँ पे पता लगा एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कि हकीकत है कि एटम जो है वो एक लाइन स्पेक्ट्रम देता है, यानी जब वो ऑर्बिट चेंज करेगा तो उसका ग्राफ जो है वो शो होगा, या वो लाइंस जो हैं वो हमें नजर आएंगी। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम शुड कोलैप्स, और बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम शुड एग्जिस्ट। क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिट का जिक्र किया गया तो इससे ये चीज़ मालूम हुई कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस में गिरेंगे नहीं और हमारा एटम जो है वो सेफ रहेगा, एग्जिस्ट करेगा। लेकिन बिल्कुल इसके बरक्स रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी में ये चीज़ देखी गई कि हमने डिफेक्ट्स में स्टडी किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में फॉल हो जाएंगे, और जब न्यूक्लियस में फॉल हो जाएंगे तो एज अ रिज़ल्ट हमारे शेल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और उन शेल्स के ख़त्म होने की वजह से हमारा एटम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, ख़त्म कर जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। 9th क्लास आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के टॉपिक को अच्छे से रीड कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उन्होंने इन सारे टॉपिक्स में बताया क्या गया है। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की डेफिनेशन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जैसा कि हम लोगों ने अभी पीछे थ्योरीज में ये चीज़ स्टडी की, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद होते हैं शेल्स में। तो अगर हम उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को जाहिर करते हैं सिंबल्स और नंबर की मदद से,
तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का नाम देते हैं। लेकिन आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब भी लिखी जाती है तो हम लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जाते हैं, यानी इंक्रीजिंग एनर्जी मैनर को इस्तेमाल करते हैं, लोअर से हायर लेवल तक। यानी हम सबसे पहले छोटे एनर्जी लेवल के जो है इलेक्ट्रॉन्स को बताएंगे कि उस एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, फिर उससे ज़्यादा वाले एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, और फिर इस तरीके से हाईएस्ट लेवल तक जो है वो हम मूव करेंगे। तो आइए अब एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें बताया क्या गया है। सबसे पहले यहाँ पे दो वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, शेल्स और सब शेल्स। तो आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास शेल्स और सब शेल्स होते क्या हैं। जैसा कि हम लोगों ने स्टडी किया कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं और फिक्स एनर्जी लेवल है। दरअसल ये फिक्स एनर्जी लेवल्स को हम शेल्स का नाम देते हैं या ऑर्बिट्स भी कहते हैं। और इन शेल्स को मज़ीद छोटे सब शेल्स में हमने खुद की आसानी के लिए जो है वो डिवाइड किया है ताकि हमें उनको स्टडी करने में जो है वो इजी रहे, जिसे हम सब शेल्स का नाम देते हैं या हम इनको सब एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। जैसे हम शेल्स को एनर्जी लेवल्स कहते हैं, वैसे ही हम सब शेल्स को जो है वो सब एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। तो अब हमारे पास जो एटम्स में शेल्स आते हैं वो KLMN जो आप लोगों के मेजरली यूज़ में होते हैं, इसके आगे भी कंटिन्यू रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपके लेवल तक जो है आपकी ग्रेड 9 तक जो है वो KLMN का इस्तेमाल है। तो शेल्स को हमने सिंबल से रिप्रेजेंट किया जो कि है KLMN, और जब हम उनका एनर्जी लेवल लिखेंगे तो K का 1 होगा, L का 2 होगा, M का 3 होगा और N का 4 होगा। इससे हमें यहाँ पे ये चीज़ साबित होती है कि K क्योंकि उसका एनर्जी लेवल 1 है तो ये सबसे लोअर एनर्जी लेवल है, और N जो है वो उसका एनर्जी लेवल 4 है तो ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल है। और अभी मैंने फिलहाल जो शेल्स लिखे हुए हैं वो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में लिखे हैं, यानी K की एनर्जी सबसे कम है, L की उससे ज़्यादा है, फिर M की उससे भी ज़्यादा है और N की सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला दिया गया आपके बुक में जो बताया गया 2n स्क्वायर्स। ये 2n स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है कि हम ये देख सकें कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आएंगे। n जो है हम वो पहले ही अभी पढ़ चुके हैं बोर्स एटॉमिक थ्योरी में कि n जो है वो क्या है, एनर्जी लेवल है, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर भी जाहिर किया हुआ है। एनर्जी लेवल के आगे आप देख सकते हैं ब्रैकेट में n लिखा हुआ है और n के नंबर मैंने बताए हुए हैं कि k का 1 है, L का 2 है, M का 3 है और N का 4 है। अब मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हर शेल में निकालना चाहूँ तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करूँगा। मिसाल के तौर पर k के लिए, क्योंकि k का एनर्जी लेवल क्या है, 1 है, तो मैंने k के लिए 1 n को जो है वो 1 के इक्वल लिया और जब वैल्यूज़ को लगा के सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2। यानी k में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स टोटल आ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से L जो है उसमें जब हमने n को 2 के इक्वल लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, M में n को 3 के इक्वल लिया तो 18 इलेक्ट्रॉन्स और n को n शेल में हमने जब स्मॉल n को 4 के इक्वल लिया तो हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि आपने MCQs के लिए ये बात याद रखनी है कि K में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, L में 8, M शेल में 18 और N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है नंबर ऑफ सब शेल्स इन ईच शेल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेल को हमने मजीद सब एनर्जी लेवल्स में डिवाइड किया, यानी मजीद आगे छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया है, जैसे हमने सब शेल्स का नाम दिया है। तो हमारे पास आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हम अगर ये जानना चाहते हैं कि किसी शेल में कितने सब शेल मौजूद हैं तो हम उसका एनर्जी लेवल देख लेंगे। जो उसका एनर्जी लेवल होगा उतने ही उसमें शेल्स भी मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पे हमने अभी पढ़ा K का जो एनर्जी लेवल है वो 1 है, तो उसमें कितने शेल मौजूद होंगे, एक मौजूद होगा जो कि नाम होगा S। फिर L में एनर्जी लेवल 2 है, उसमें 2 सब शेल्स मौजूद होंगे, एक S और दूसरा P। M में 3 एनर्जी लेवल्स हैं उसका और हमारे पास उसमें 3 ही सब शेल्स भी आ जाएंगे, S, P और D। और फिर N का जो है वो एनर्जी लेवल 4 है यानी 4 है और उसमें 4 सब शेल्स आ जाएंगे, S, P, D और F। अब यहाँ पे ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपके पास सब शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। S में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं। दर हकीकत आप इन सब शेल्स में ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं और आप जो शेल्स हैं उनके
सिंबल्स को इस्तेमाल करने के बजाय, यानी KLMN को इस्तेमाल करने के बजाय उनका एनर्जी लेवल लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। यानी आप KLMN नहीं लिखेंगे बल्कि उनका नंबर 1 2 3 4 जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और आगे आप सब शेल्स को रिप्रेजेंट करेंगे कि SPD कौन सा शेल आप यूज़ कर रहे हैं। तो दर हकीकत आप सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं और आपका जो शेल है वो खुद ब खुद ही फिल हो जाता है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इस तरीके से है, अगर आपकी पैंट में या आपकी शर्ट में 3 पॉकेट्स हैं, आप हर पॉकेट के जो है वो एक क्वांटिटी बता देते हो कि मेरी हर पॉकेट में 10 रुपीज़ हैं, तो हम टोटल करके ये बता सकते हैं कि आपकी 3 पॉकेट्स में 30 रुपीज़ होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम सब शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बता देंगे तो हमें खुद ब खुद ही जो है वो शेल के इलेक्ट्रॉन के नंबर्स का पता लग जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, आगे हम लोग यहाँ पे करते हैं कि हमारे पास K में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी प्रीवियसली स्टडी किया कि K में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और हमारे पास शेल कौन सा होगा, इसमें सिर्फ एक S, और S में भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। फिर L में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 शेल्स मौजूद होंगे S और P। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, S में हमारे पास अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और P में कितने आएंगे 6। जब हमने दोनों को सम किया 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 8, जो कि किसके इक्वल है, L शेल के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर। इसके बाद हमारे पास M में 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 3 सब शेल्स मौजूद होते हैं S, P और D। अगर मैं S, P, D के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को प्लस करता हूँ 2 + 6 + 10 इक्वल्स टू 18, जो कि M शेल के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के इक्वल बनता है। फिर N जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, S, P, D, F, उसमें 4 सब शेल्स मौजूद हैं, उनके नंबर्स को मैं प्लस करता हूँ जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया 2, 6, 10 और 14, तो हमारे पास जो सम आएगा वो आएगा 32। मैं आपको इसकी एग्जांपल अभी एक दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर आपके पास एक शर्ट में 3 पॉकेट्स हैं और आप अलग अलग उनकी पॉकेट की क्वान्टिटी बता देते हैं कि मेरी ईच पॉकेट में 10 रुपीज़ हैं, तो आप जब उनको टोटल जानना चाहेंगे तो आप सिंपली उन तीनों टेंस को जो है वो प्लस करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 30। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास अगर हम सब शेल्स के इलेक्ट्रॉन को सम कर लेते हैं तो हमारे पास खुद ब खुद जो है वो शेल्स के इलेक्ट्रॉन का नंबर आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि मैंने S, P, D, F के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को प्लस किया 2, 6, 10, 14 और मुझे पता लग गया कि N में कितने हैं, 32 मौजूद हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कन्फिग्रेशन पैटर्न। जब आपने ये कन्फिग्रेशन लिखनी है तो किस तरीके से लिखनी है, आपको बताया है कि कॉन्फ़िगरेशन में हम शेल्स को और सब शेल्स को जाहिर करते हैं और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो आप शेल ले रहे हैं, जो एनर्जी लेवल ले रहे हैं, वो आपने लिखना है। शेल का नाम नहीं लिखना, आप KLMN नहीं लेंगे बल्कि उसका एनर्जी लेवल लेंगे 1, 2 और 3 और 4। ठीक हो गया। अभी फ़िलहाल आपका काम 3 तक ही है तो हम इसको 3 तक ही डिस्कस करेंगे। तो आप सिर्फ और सिर्फ एनर्जी लेवल का नंबर लिखेंगे 1, 2, 3। ठीक हो गया। इसके बाद आपने इसमें जाहिर करना है कि 1 में कितने सब शेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो आप अभी ऊपर ही देख सकते हैं कि 1 में जो है वो कितने सब शेल मौजूद हमने दिखाए हुए हैं, एक ही दिखाया हुआ है S, तो वो मैंने S जो है वो लिख दिया। फिर 2 है हमारे पास L में हमने कितने दिखाए हैं, S और P, तो मैंने 2 के साथ S अलग करके लिख दिया, 2 के साथ P जो है वो अलग करके लिख दिया। फिर 3 में हमने दिखाया है 3SPD, तो 3S जो है वो हमने लिख दिया, 3P लिख दिया। तो आपका 3D मैंने यहाँ पे इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि आपका काम अभी फ़िलहाल 3P तक है। 9 क्लास में सिर्फ 3P तक काम होगा। आगे आप जब हायर लेवल्स में जाएंगे तो हमारा आगे 3D 4S आगे भी जो है वो काउंटिंग कंटिन्यू होगी, लेकिन फ़िलहाल आपका काम यहीं तक है तो इसलिए मैंने आगे 3D मेंशन नहीं किया। ठीक हो गया। आपने इस पैटर्न के साथ जो है वो लिखना है। आप शेल्स की जगह उसका एनर्जी लेवल इस्तेमाल करेंगे और सब शेल्स को अलग अलग करके हर एनर्जी लेवल के साथ लिख देंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है इस पैटर्न में लिखने के लिए, अगर आपको जो नंबर दिया जाता है आपने सिंपली ऊपर पावर में मेंशन करते जाना है। S के ऊपर पावर आप बनाते जाएंगे उस इलेक्ट्रॉन के नंबर की। आइए आप लोगों को ये 18 एलिमेंट्स बॉक्स में दिए गए हैं उनमें देखते हैं। मिसाल के तौर पे आपको हाइड्रोजन दिया गया है। हाइड्रोजन में हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है 1 है, यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, वो 1 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि हम उसका पहला एनर्जी लेवल जो है वो 1S और ऊपर जो हमने पावर लिख दी कि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो हमने वो 1 वहाँ पे मेंशन कर दिया। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो हमारे पहले सब शेल में S में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमने 1S2 लिख दिया। और इसी तरीके से बाकी सारी कन्फिग्रेशन जो है वो दी हुई हैं। आप इधर सोडियम की एक देख लेते हैं हम, Na11 आपको दिया गया है। 11 में आप लोग देख सकते हैं कि क्या किया गया, 1S
2, यहाँ पे हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते थे एस में, हमने पढ़ा है कि एस में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, हमने उधर 2 लिख दिया। फिर आगे हमारे पास आता है 2s 2p 3s, हमने वो पैटर्न वैसे ही लिखा। उसके बाद 2 यहाँ पे पहले ही आ चुका था 1 में, फिर हमने 2s में भी 2 लिखा, 2p में 6 लिखा, ये हमारे पास टोटल बन गए 10। और हमने s को फिर लास्ट जो हमारा 1 एक इलेक्ट्रॉन बचा था वो हमने लास्ट सब शेल में लिख दिया। आपने काउंटिंग को देखना है, आप अपनी काउंटिंग को जो है वो कंप्लीट करेंगे शेल्स में उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग। आपके इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हो रहे, बच रहे हैं, वो आप लोगों ने इधर कंसीडर नहीं करना। ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स ये 18 एलिमेंट्स आप लोगों को दिए गए हैं, ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक ना सिर्फ आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बल्कि आगे की फर्दर स्टडीज़ के लिए, केमिस्ट्री की फर्दर स्टडीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको अच्छे से जो है वो तैयार करना है, इन 18 एलिमेंट्स की बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को ये 18 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखना आ जाए। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छे से याद करना है और इन 18 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन को अपनी कॉपी पर प्रैक्टिस कर कर नोट डाउन करना है। अल्लाह आपका हामी नासिर।